आज का प्रतिष्ठित मंच, मुझे प्रसन्नता है कि इस कक्ष में प्रोफेसर अश्विनी श्रीवास्तव, प्रोफेसर मीरा सरीन, जवाहर कर्नावट, शैलजा आदि विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। मुझे इस संगोष्ठी में दो वक्तव्य बहुत पसंद है। एक तो तेजेंद्र शर्मा का और दूसरा मेरे अभिन्न मित्र जवाहर कर्नावट का। ये लोग जो हैं सही सही बात कहते हैं और डरते नहीं हैं। हिंदी वाले सही कहते नहीं हैं, सही जानते नहीं हैं, सही सुनना नहीं चाहते। अगर हमें किसी समस्या का समाधान करना है तो सही वस्तु स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप जानेंगे नहीं तो समाधान क्या करेंगे? साथियों, माँ, मातृभाषा और मातृभूमि यही तीनों हैं जो बदले नहीं जा सकते। ना तो माँ बदलती है, न मातृभाषा बदलती है और न मातृभूमि बदलती है, और संकट पर यही तीनों काम आते हैं। यही कारण है इस देश से 1500 साल से जो आप्रवासन का इतिहास है, भारत के सच्चे प्रतिनिधि विदेश में आज भी वही हैं। आप्रवासन जो है भारत से उसके 3 चरण हैं। पहला चरण शुरू होता है आज से 1500 वर्ष पहले का। वे लोग थे जो राजस्थान से गए विदेश में और सारी दुनिया में फैल गए। कहीं उन्हें हम बंजारा कहते हैं, कहीं हम उन्हें रोमा कहते हैं, कहीं उन्हें हम जिप्सी कहते हैं, कहीं उन्हें हम सिगनी कहते हैं। वो कहीं एक जगह बसते नहीं हैं। एक जगह पहुंचे, 50-60 साल रहे, मन भर गया, दूसरी जगह चले गए, वहां से तीसरी जगह चले गए। आज सारे विश्व में वो फैले हुए हैं। वो अपने को भारत की संतान कहते हैं। दूसरे वो हैं जिनका आप्रवासन 1834 से शुरू होता है, मॉरिशस से लेकर फिजी तक। इस काल में और बहुत से लोग गए। वे गए नहीं, वो ले जाए गए, धोखे से ले जाए गए। और उनका जो आधार रहा वो रामचरितमानस ही रहा। उनको लगता रहा कि जैसे राम के 14 वर्ष कट गए वनवास के, हमारे तो 5 ही वर्ष हैं, वो भी कट जाएंगे। उन्होंने रामचरितमानस से जो उनका आधार जीवन था, इसीलिए उन्होंने मॉरिशस को मरीच देश का नाम दिया, सूरीनाम को श्री राम का देश का, रामायण को रामायण महारानी कहकर पूजा, क्योंकि कठिनाई के समय उनको राम ही याद आते थे। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है इस संबंध में समझना, मैं जहां जहां गया विश्व हिंदी सम्मेलनों में, और जिस सत्र की मैंने अध्यक्षता की, वहां के लोगों ने एक प्रश्न हमेशा उठाया जिसका बहुत कुछ समाधान भावना जी ने बड़े तार्किक ढंग से दिया। मैं दक्षिण अफ्रीका में एक सत्र की अध्यक्षता कर रहा था। वहां अचानक एक साहब खड़े हो गए, उनका बहुत नाम था। उनका विमलेश जी, आप मुझे प्रवासी क्यों कहते हैं? मैं थोड़ा प्रवासी हूँ। वही बात न्यूयॉर्क में मेरे सामने दोहराई गई, और संयोग की बात कि मेरे सत्र में ये बातें उठती। मैंने उनसे वही कहा कि आप कितने भी दूसरे देश में कितने समय से बसे हों, लेकिन आपके जो आचार विचार हैं, आपका जो चिंतन है, वो उसी देश से जुड़ा रहेगा जहाँ से आप पूर्वज आए थे। आप बदलेंगे कितने भी, लेकिन संकट के समय हनुमान ही संकट मोचन के रूप में याद आएंगे।
और यही कारण है कि इन सभी देशों में हमारे हनुमान और राम ही काम आते हैं। जो विदेश में 1950 के बाद अपने विकास के लिए गए, अमेरिका में, कनाडा में, इन सभी देशों में मैं रहा हूँ और मैंने ये देखा कि वो स्वदेश में, विदेश में भी स्वदेश बना कर रहते हैं। चाहे वो अमेरिका का न्यू जर्सी हो, चाहे वो कनाडा का ब्रैम्पटन हो, चाहे वो सिंगापुर का लिटिल इंडिया हो, चाहे वो मलेशिया का मस्जिद इंडिया हो। चीनी और भारतीय दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनका एसिमिलेशन विश्व में कहीं नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। उनके अपने संस्कार इतने सुदृढ़ हैं कि नई संगत में बैठ करके भी, उसको स्वीकार करते हुए भी अपने संस्कारों को भूल नहीं पाते। कुछ बातें ऐसी जो मैं आपसे यहाँ शेयर नहीं कर सकता, नस्लीय विभेद उठ खड़ा होगा, लेकिन हम अपने संस्कारों में इतने जकड़े हुए हैं। कुछ समय के लिए हम दिखाना चाहें कि हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन वो मॉडर्न हो नहीं पाते, उसमें हम खप नहीं पाते। हर समय हमें दूरी लगती है और वो दूरी बनी रहेगी, क्योंकि माँ मातृभाषा और मातृभूमि से वो जुड़ी है। अंत में बस दो बातें और कहना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है। एक चीज जरूरी है, हर बार ये कहा जाता है ये समस्या कि हिंदी खत्म हो रही है, ये सब जानते हैं, उसका उपाय बताइए हमको। समस्या सब जानते हैं, उपाय क्या है ये कोई नहीं जानता। अभी मीरा सरीन जी मेरे पास बैठी हुई थी, जब मैं इनके पास होता हूँ कुछ ना कुछ मुझे समझाती रहती हैं और जो ये समझाती हैं वो उनका अनुभव बोलता है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक ही तरीका है, जहां हिंदी खत्म हो रही है उसके रिवर्सल का तरीका है। तरीका क्या है कि जो कुछ बचा है उससे पुनर्निर्माण करो। अभी नष्ट नहीं हुआ है सारा, अभी भी है। दीप्ति जी ने बताया आपको कि ट्रिनिडाद में, सूरिनाम में, कैरेबियन में, भावना तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो वहाँ बहुत लंबे समय राजदूत में राज लिख रही हैं, उनको सब पता है कि चटनी संगीत जो है वो हिंदी का रिवाइवल कर सकता है। शब्द उसमें कम रह गए हैं, लेकिन अश्विनी जी भी जानते हैं कि जो बेसिक वोकैबुलरी है उसी से तो भाषा शुरू होती है, वो अभी भी वहाँ पे है। और बेसिक वोकैबुलरी का इतना बड़ा भंडार होता है, उससे शुरू करिए। जो बच्चा होता है वो 3 साल में भाषा पर पूरा अधिकार कर लेता है, वो लड़ सकता है, झगड़ सकता है, प्रेम कर सकता है, शिकायत कर सकता है। तो वो जो आपके पास 500 की बची हुई शब्दावली है उससे हम क्यों नहीं कर सकते। प्रोफेसर रोहरा वहाँ पर, अश्विनी जानते हैं, भारत सरकार की ओर से वहाँ पहुँचे थे, वो भी एक लिंग्विस्ट थे। उन्होंने भी यही कहा कि हिंदी खत्म हो गई है, इसका रोना मत रोइए, आप तैयारी कीजिए कैसे उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे उसको रिवाइव करेंगे। और भाषा वैज्ञानिक का यही काम है कि भाषा रिवाइवल के सिद्धांत को वो जानता है, समझता है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो देश का इतना बड़ा संस्थान है, जहाँ जाओ, कौन सा देश जहाँ मैं गया और हमको संस्थान का कोई विद्यार्थी न मिल गया। किसने अश्विनी का वहाँ नाम नहीं लिया, किसने मीरा सरीन का नाम नहीं लिया, सब फैले हुए हैं। वही आपके सब सहायक बनेंगे, आपके सहायक संस्थान के हर देश में। और उन देश के लोगों का आप एक मंडल बनाएंगे, उनसे कहिए कि रिवाइव करना है। उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अगर वो नहीं कर सकते तो कौन करेगा। लेकिन योजनाएं उनको बनाने दीजिए, उनको आदेश आप दीजिए, उनको ज्ञान आप दीजिए, उनको उसका तरीका आप बताइए। देखिए तभी होगा
जब हम सही समस्याओं को समझेंगे। यहाँ किसी ने कहा था कि हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है। ये धोखा है। पहली भाषा है, हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है, आधी भाषा है। जो आप गूगल में देखते हैं उसको यूज तो कीजिए, लेकिन सावधानी से, कितना वो सही है ये समझिए आप। दूसरी बात, कहिए कम, करिए ज्यादा। आज का जो समाज है, फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा है, वो आत्मरति के रोग से ग्रस्त हैं। हम अपनी प्रशंसा से हिंदी को प्रशंसित नहीं कर सकते। हिंदी के लिए काम करना जरूरी है। जो काम करता है वो बात नहीं करता, जो बात करता है वो काम नहीं करता। ऐसा विरोध उत्पन्न हो गया है। हम हिंदी के लिए योजनाबद्ध तरीके से, और संस्थान और विश्वविद्यालय के लोग उसमें नेतृत्व करें। बातों से नेतृत्व नहीं होता, योजना बना करके कार्यान्वित करें, लिखें। मुझे कहते हुए ये संकोच भी होता है कि जब मैं सबसे पहले फिजी गया 1984 में, उस समय तक प्रवासी साहित्य को देश में कोई नहीं जानता था। आज प्रवासी साहित्य जो है देश के अनेक विश्वविद्यालयों में एमए के पाठ्यक्रम में है। लेकिन हम ये भूल जाएं कि जो कोई लिखता है वो अच्छा लेखक है, उसका साहित्य में अध्ययन होना चाहिए और सम्मानित। वो लिखे और अच्छा लिखेगा, धीरे धीरे आएगा। अंत में जो बात है वो सारी, उसका सार यही है, जो चीज हमारी है वही अच्छी है, ये सोचना गलत है। दूसरे की चीज भी अच्छी हो सकती है। दूसरे की चीजों को आप समझिए, उसको अपनाइए, उसकी सीमा को समझिए। हमने देखा सारे प्रवासी देशों में मानक हिंदी और वहां की जो डेवलप हिंदी है, दोनों में घोर विरोध है। उसका कारण, उसका दायित्व संस्थान के हमारे विद्यार्थियों पर भी। वे विद्यार्थी अपना वैशिष्ट्य बनाने के लिए वहां की जो शैली का विकास हो रहा है उसका विरोध करते हैं। स्वाभाविक है। मैंने ये फिजी में भी देखा, सुरनाम में भी देखा, किंडार में भी देखा, दक्षिण अफ्रीका में देखा। मैंने उस पर लिखना शुरू किया। मेरे मित्रों ने कहा, प्रोफेसर ने, कि क्या कर रहे हो तुम, हिंदी की हत्या कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हिंदी इसी से बढ़ेगी। अगर उनकी हिंदी अपनी डेवलप हुई है, उन्होंने की है, तो उस हिंदी को आप प्रश्रय दें। सुब्रमणी जो उस देश के सबसे बड़े साहित्यकार हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। वे इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश में उनका नाम था, प्रोफेसर थे। लेकिन उनको समझ में आ गया कि अंग्रेजी में लिखने से उनकी पूछ इंग्लैंड में नहीं होगी, उनको शैलजा महत्व नहीं देगी। उसके बाद शेक्सपियर भी है, मिल्टन भी है, बहुत से, कहीं नहीं ठहरते। उनको भी बात समझ में आ गई। उन्होंने डव का पुराण फिजी भाषा में लिखा और उससे उनको बहुत नाम मिला। प्रोफेसर ब्रिजलाल ने उनसे कहा, क्या कर रहे हो तुम, प्रोफेसर इंग्लिश के? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी सीमा समझता हूँ। जो मैं अपनी भाषा में कह सकता हूँ, मानक हिंदी में नहीं कह सकता, मैं अंग्रेजी में नहीं कह सकता, मैं फिजी बात में कह सकता हूँ। भावना साक्षी, डॉक्टर जीत नारायण जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा मुझे डच पर उतना ही अधिकार है जितना अंग्रेजी पर अधिकार है, लेकिन ना मुझे डच वाले पूछेंगे ना अंग्रेजी वाले पूछेंगे, मैं सरनामी में लिखूंगा। और सरनामी में जब लिखना शुरू किया तो हॉलैंड में भी उनकी बहुत पूछ हुई। आज सुरिनाम में हरदेव सेतु जो सरनामी में लिखते हैं और जीत नारायण जो सरनामी में लिखते हैं, सबसे अधिक प्रतिष्ठा उन्हीं की है।
फिजी में प्रतिष्ठा है सुब्रमण्य की। यही प्रतिष्ठा दक्षिण अफ्रीका में है जो नैताली में लिखते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा, जब मैंने वहाँ प्रेस इंटरव्यू में कहा कि अपनी हिंदी को अपनाइए, लोग मुझसे नाराज भी हुए वहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मैंने कहा सच को अनदेखा मत करो, जो नहीं लिख सकते तुम स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी में, जो तुम्हारी हिंदी उसमें लिखो, उसी में तुम्हारा मान होगा। उसी तरह जैसे हमारे यहाँ अवधी है, भोजपुरी है, ये भारत की अपनी बोलियाँ हैं, हिंदी की अपनी बोलियाँ हैं। फिर हिंदी की अपनी शैलियाँ हैं। मुंबई में जो मुंबईया हिंदी है उसको टपोरी कहते हैं। उसमें जो माधुरी है, माधुरी छेड़ा का अगर आपने नाम सुना हो, SNDT की अध्यक्ष थी, एडवाइजर थी, वो जो लिखती है इतनी उसमें ताकत होती है, क्योंकि वो मुंबईया हिंदी में लिखती है, कैसे उसको बोल जाएंगे। हाँ, भावना जी जो हैं सब पर नियंत्रण रखती है। तो मैं ये कह रहा था अंत में एक ही वाक्य, जो सही स्थिति है उसको पहचानिए, स्थिति की चर्चा के साथ उसका समाधान बताइए, और बताइए नहीं, समाधान के लिए प्रयत्न कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आज की गोष्ठी के नियोजक शशिधर का आभार मानता हूँ कि उन्होंने विश्व पटल पर हिंदी के आयोजन की बात सोची। मैं यहाँ के लोगों का आभार मानता हूँ कि इतना समय बीतने पर भी इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन गोष्ठी में महत्ता संख्या की नहीं होती, विद्वत्ता की होती है। यहाँ वो लोग हैं जो विषय को समझते हैं, समझने की इच्छा रखते हैं, कुछ काम करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि आपने मुझे ये पद दिया, ये अवसर दिया कि मैं कुछ कह सकूँ। धन्यवाद भावना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप सभी के लिए जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, और एक बार जोरदार करतल ध्वनि सर के लिए जो उन्होंने अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित किया, हमें समृद्ध किया। तो